आइए दोस्तों, हम रिवीजन की कड़ी में चैप्टर वाइज जो लेकर आ रहे हैं श्रृंखला, उसी के क्रम में अगला यह श्रृंखला है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, इसे हिंदी में कहेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय। इसके बारे में हम जानने का इतिहास, पहले इतिहास में चलेंगे। इसके शुरुआती दौर में तो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमारे हाई कोर्ट के बारे में एक मेंशन देता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था। 1774 में इसकी शुरुआत इसी समय से है। फिर आता है 1935 का अधिनियम। इसके तहत 1937 में इसकी स्थापना होती है। फिर आज़ाद भारत के समय में इसका दिल्ली में स्थानांतरण के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1950 को 1 अप्रैल 1950 को यहाँ पे स्थापना होती है दिल्ली में, और इसी के तहत अभी तक यह सुप्रीम कोर्ट चला आ रहा है। और वर्तमान में इसमें कितने न्यायाधीश थे मूल संविधान में, यह हम आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। देखिए, मूल संविधान में मूल संविधान में 7+1 यानी 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 33+1 यानी 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 34 न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत है सर्वोच्च न्यायालय में। ये तो रहा इन लोगों के इतिहास के बारे में, कब से शुरुआत थी, मूल संविधान में कितने में है कि संविधान में एक मूल संविधान में कितने थे, भाग 5 के थे। यहाँ पे ये भी डाल दे रहे हैं मेंशन, भाग 5 में आते हैं। और आर्टिकल अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है, यानी एससी न्यायालय। के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है।
अब इसी क्रम में हम आगे भी आ जाएंगे, देखते चलेंगे। चलिए अनुच्छेद 25 को 125, इसमें इनके वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 25 में। फिर 26 में इनके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। छेद 126 कार्यकारी न्यायाधीश, यानी जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो उस पीरियड में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करके कॉलेजियम व्यवस्था को, मतलब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को, न्यायालय को चलाया जा सकता है। उसी के बाद तदर्थ न्यायाधीश होते हैं 27 में, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। फिर 28 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। एक 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या कहने का मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश अपनी पदावधि समाप्त हो चुकी है, उनकी रिटायर हो चुकी हैं, उनको भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको भी फिर दोबारा बुला ला सकते हैं। 28 में संविधान में इसका वर्णन है आर्टिकल 128 में, कि वो भी न्यायाधीश आकर के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। रिटायर न्यायाधीश हो चुके हैं फिर भी वो चाहें तो न्यायालय में आकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं, राष्ट्रपति अगर उनको अगर चाहें, पसंद करें तो। 29 में क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है। छेद 29 अभिलेख न्यायालय और अनुच्छेद 30 में स्थान की बात कही गई है, यानी मुख्य न्यायाधीश चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो भी केसेस हैं वह किसी अन्य स्थान पर भी जा कर के और वहाँ पे सुनवाई कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे भी जा कर के सुनवाई कर सकते हैं। फिर और आर्टिकल इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आर्टिकल आता है अनुच्छेद फेवरेट जो है 32, ये अधिकारों संबंधी हम यहाँ पे मांग कर सकते हैं अधिकार के लिए, यानी हम मौलिक अधिकार के तहत यहाँ पे मांग कर सकते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बता रहे हैं यहाँ पे 137, इसमें पुनरावलोकन की बात कही गई है। पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दे चुका है उस पर दोबारा भी निर्णय वह पलट सकता है, दे सकता है। यह आर्टिकल 137 में पूर्णतः विधिवत मेंशन हुआ है। फिर आर्टिकल आता है जो इम्पॉर्टेंट है वही बताने चल रहे हैं 143, राष्ट्रपति यदि
चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। मांग सकता है, पर मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति 143 आर्टिकल 143 के तहत 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उसके लिए वह बाध्य नहीं है कि हम उसको उनके आदेश को जो परामर्श दिए हैं उसको मान ही लें। ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ये रहा सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनकी। मूल संविधान में कितने न्यायाधीश थे? तो 7 अन्य न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर 8। और वर्तमान में कितने हैं? 37 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश, मिलाकर 34। इनकी शुरुआत कब से है? सॉरी, यहाँ पे 73 है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से इनकी शुरुआत है। फिर 1774 में स्थापना होती है। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत 1937 में स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1950 से प्रभावी हो जाता है। अनुच्छेद 132 के तहत मौलिक अधिकार को हम अपने मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 37 के तहत पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। और यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम व्यवस्था के तहत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कोलेजियम नियुक्त होते हैं 3+4 के माध्यम से। भी यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। देखिए, एज आयु, मुख्य न्यायाधीश की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष तक। यानी वह 65 वर्ष तक अपने पद पे रह सकते हैं। और इनको हटाया कैसे जाएगा? इनको हटाने के लिए कदाचार के आधार पे हटाने की प्रक्रिया 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। पूर्व नोटिस लोकसभा में सौ सदस्य, राज्यसभा में 50। यानी इनको हटाने की प्रक्रिया के लिए लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50-50 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा इनको हटाया नहीं जा सकता है। और रही सवाल इनके जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की प्रक्रिया है, वो नियुक्ति होती है। देखिए यहाँ पे नियुक्ति और निर्वाचन में क्या अंतर है। नियुक्ति होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। बाकी जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है।
कॉलेजियम व्यवस्था। इसमें क्या है, 3+1=4, 3 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं कॉलेजियम व्यवस्था में। यही 4 लोग मिलकर अन्य न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं कि ये इनको न्यायाधीश बनाया जाए, और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये रहा सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनना है, उसको हमने एक कम समय में मेंशन कर दिया, जिससे रिवीजन में आसानी हो। और एग्जाम में तो फंसना ही फंसना है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, हमेशा आते हैं। आर्टिकल 124 तो हमेशा यह समझिए कि आयोग का या अन्य वनडे एग्जाम का फेवरेट रहा है। कई बार तो 137 पुनरावलोकन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है, यह आयोग ने कई बार पूछ लिया है। फिर राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अपने परामर्श मांग सकता है न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, तो आर्टिकल 43 के तहत वह परामर्श मांग सकता है। लेकिन मांग तो सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है कि उस पर वह बाध्य हो। उनकी मांग को मतलब क्लियर मान ले कि उन्हीं के जो बताए गए रास्ते पे राष्ट्रपति चले, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से चल सकता है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देखते रहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह रिवीजन में कम समय में आसानी से रिवीजन करने में बेहद आसान होगा, जो आने वाली सारे एग्जामों में कामयाब होगा।